हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ललित व्यास पांडे और आज से पटवारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये वे प्रश्न है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल बढ़ाऊंगा या बहुत बेसिक जानकारी दूंगा। साथ में जो प्रश्न आएंगे उनके साथ में मैं आपको बेसिक जानकारी देता रहूँगा। क्लियर है? तो जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ज्योमेट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं कुछ क्लासों में उनको कवर करने की कोशिश करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि इन क्लासों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग व्यापम में आए हुए जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं उनके विषय में हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, यानी कि आप रिवीजन करने के लिए यहाँ आए होंगे। वो बच्चे भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं। मैं हर प्रश्न में उनसे जुड़े हुए बेसिक डिस्कशन जरूर करता रहूँगा। चूँकि अभी आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हमारा जो एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, वहाँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिलो से ज्योमेट्री उठाता हूँ मैं। मतलब ये मान के चलिए बिंदु से, और कितने टाइप्स होते हैं, कितने थ्योरम्स होते हैं, उन थ्योरम्स का निर्माण कैसे होता है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये एक एक करके मैं जानकारी आपको देता हूँ। तो एडवांस मैथ्स की क्लास आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग फटाफट रिवीजन करते चलते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एक दिन में, है ना। ऑलमोस्ट हम 40-45 मिनट की क्लास, 1 घंटे की क्लास लेंगे, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको करा सकते हैं वो कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके परीक्षा में आया था, ये लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि एक त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल, इंग्लिश मीडियम वाले इसको चेक करते रहें। यदि एक त्रिकोण का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर होता है, हाफ पैरामीटर को अर्ध परिमाप कहते हैं, 21 सेंटीमीटर है, एवं इसकी दो भुजाएं 13 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले आप समझिए, किसी भी त्रिभुज का जो पैरीमीटर होता है उसके तीनों भुजाओं का योगफल होता है। अगर हम इस भुजा को A मान लें, इस भुजा को B मान लें और इस भुजा को C मान लें, तो जो इसका पैरीमीटर होगा, ध्यान रखिएगा, परिमाप को ही पैरीमीटर कहते हैं ना। तो इसका जो परिमाप होगा ना बेटा, वो इनकी तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है बेटा? यानी कि इसका जो परिमाप है वो A + B + C होगा। अब पहले दो भुजाओं को A और B देख लिया, तो देखिए दो भुजाओं का मेजरमेंट आपको दिया है और आधा परिमाप दिया है। आप जानते हैं कि अगर आधा परिमाप 21 सेंटीमीटर है तो पूरा परिमाप क्या होगा? कोई चीज़ अगर आधी है और वो 21 है तो पूरी कितनी होगी? जाहिर सी बात है सर, पूरी 42 होगी। 42 पूरा पेरीमीटर होगा, क्योंकि 21 दिया था, आपको दिया था ना। और देखिए A का मान दिया है 13 और B का मान दिया है 15, तो 13 और 15 कितना हो गया बेटा? 13 और 15 28 हो गया, प्लस C की वैल्यू। यहां से हमें तीसरे भुजा की माप निकल गई। तीसरा भुजा 42 में अपन ने 28 घटाया तो कितना हुआ? 2 और 2 4, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया बेटू? 14 सेंटीमीटर आपका C आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 13 है, 14 है और 15 है। 13 है, 14 है और 15 है, तीनों भुजाएं आ गई। अब आपको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों को हेरोन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए? हेरोन्स का फॉर्मूला। हेरोन्स का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है √S, S - A, S - B और S - C। क्लियर है? ये हेरोन्स का फॉर्मूला होता है। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। और आपको अर्ध परिमाप तो दिया हुआ ही है। कहाँ पर दिया हुआ है ये? तो आपको S निकालने की ज़रूरत इस सवाल में नहीं है, लेकिन दूसरे सवालों में अगर आपको S निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो S = होता है A + B + C/2।
अगर S निकालने के लिए कहा जाता है। S का मतलब होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, परिमाप का आधा, जो आपके सवाल में मेंशन है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखिए, अब अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो S कितना है, 21 है, मल्टीप्लाई बाई 21 में A यानी 13 घटाइए। जब 21 में 13 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 इंटू S माइनस बी। 21 में 15 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और S माइनस सी, 21 में 14 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। क्लियर है? इसको और ब्रेक कर दीजिए। 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 21 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसे लिख सकते हैं आप 7 लिख सकते हैं। एक पेयर 7 का बन गया, ये यहां से बाहर आ गया। एक पेयर इस 2 का बन गया, ये बाहर आ गया। एक पेयर इस 2 का बन गया, ये बाहर आ गया। और एक पेयर किसका बन गया, इस 3 का बन गया। तो फाइनली ये सब लोग आ गए बाहर। अब आपका आंसर है 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 14 इंटू 6 कितना हो गया बेटा, 84। कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसके लाइन ट्रायंगल है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बेटा? एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का आधा, और पूरा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो हमने पूरे परिमाप से सी की भुजा निकाल ली थी, तीसरी भुजा, और हमने हेरोन्स के फॉर्मूले में से पुटअप कर दिया था, तो हमारा क्षेत्रफल सरलता से निकल गया। क्लियर है मेरे बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट नोट करिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बेसिक्स में जब ज्योमेट्री की क्लास लेता हूं तो सभी प्रकार के त्रिभुजों के बेसिक्स बताता हूं। ठीक है? तो आपको एडवांस मैथ्स की क्लास जरूर लेनी है। फिलहाल मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है, देखिए बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। आप लोग ट्राई करिए, पुश करके, मेरा वीडियो पुश करके आप लोग ट्राई जरूर किया करिए जिनकी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए ही यहाँ आया हूँ। यानी कि ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि अब आपकी जो तैयारी है बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होगी, और आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीख गए होंगे। देखिए, ये भी लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ है आपके। एस और टी एक त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, ज्योमेट्री का सवाल हो या मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हो, उसको पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो देना है अपन को। जितना सरलता से, जितना ठहर करके आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उतना आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एस और टी त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः पी क्यू और पी आर भुजाओं पर बिंदु हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु हैं। यदि पी एस बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 8 सेंटीमीटर, पी टी बराबर 3 सेंटीमीटर, आर टी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आपको रचना पर ध्यान देना है। रचना मतलब क्रिएशन, यानी कि डायग्राम को कैसे आप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने के दौरान एक पैटर्न अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आपको जो नॉमिनेशन करना है, नामकरण करना है, वो एक ऑर्डर में करना होगा। आप अपनी हैबिट बना लीजिए, या तो क्लॉकवाइज करना है तो हमेशा क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करिए। बार बार इसे चेंज मत करिएगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नामकरण करना ये मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इस क्रम से ही वैल्यू पुट करना होता है। ठीक है? तो मैं इस प्रकार से नामकरण मेरी आदत में है तो मैं करता हूं। एक ट्रायंगल हो गया अपना, कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू और आर। आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर लीजिएगा। अब उसने कहा पहला बिंदु कौन सा है? पहला बिंदु एस है, जो कहां पर है? जो पी क्यू, किस भुजा पर है? पी क्यू।
पी क्यू के भुजा पर कहीं पर, मालूम नहीं, मध्य बिंदु दिया नहीं गया है, अपने से मान मत लेना, मन से कुछ नहीं मानना, जितना लिखा है उतना ही मानना है ना। यहां पर है बिंदु एस, ये एस बिंदु हो गया। उसके बाद उसने कहा पी आर पर टी है, यहां पर क्या है, यहां पर टी है, यहां पर क्या है, यहां पर टी है। क्लियर है बेटा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को चाहे तो मिला भी सकते हैं, मिला दिया। अब इनका मेजरमेंट भी दिया हुआ है। पी एस का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, पी एस है ना, ये वाला सेगमेंट हो गया आपका 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। क्लियर है बेटा। उसके बाद किसका दिया है, क्यू एस का, क्यू एस 8 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कोई सरल और सिंपल सवाल नहीं है, इसमें बहुत सारे बेसिक्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद दिया है पीटी 3 सेंटीमीटर, सर सब तो दे दिया, नहीं दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद आर टी 12 सेंटीमीटर, आर टी कितना दे दिया है, आर टी दे दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है बेटा, आर टी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आर टी 12 सेंटीमीटर दे दिया है, पूछा किसको है, तो पूछा है बेटा क्यू आर को। किसको पूछा है, क्यू आर को पूछा है। डन। तो अब यहां से देखिए, यहां पर किसी भी प्रकार से किसी थ्योरम की आपको खुशबू आ रही है क्या, कोई थ्योरम यहां पर आपने पढ़ी है, जो थ्योरम आपने पढ़ी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम हमें कोई ना कोई एक रेखा पैरेलल दी जाती, यहां नहीं दी गई है। कोई रेखा बीच में दी जाती, यहां नहीं दी गई है, हमें कोई भी रेखा नहीं दी गई है। तो हमें थ्योरम में अनुमान लगाना है कि एक इस प्रकार के डायग्राम में थेल्स थ्योरम बचपन में हमने पढ़ी थी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़ी थी। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या होती है बेटा, कि मैं अगर यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय होती है, एक ऐसी प्रमेय होती है कि दो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी क्या होती है, कई प्रकार की सिमिलरिटी होती है, आप जानते हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी होती है, साइड 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 सिमिलरिटी होती है, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी होती है, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होती है। आपने बचपन में सुना होगा भुजा 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 समरूपता, भुजा कोण समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता, और कोण 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 समरूपता, है ना। तो ये सब बेसिक क्लास में आपको मैं सिखाता हूँ, है ना। आप बेसिक क्लास जरूर लीजिएगा, बेसिक एडवांस मैथ्स की बेसिक ध्यान रखिएगा। बेसिक कई प्रकार की होती, मेरे एडवांस मैथ्स में भी बेसिक क्लास होती, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई रेखा समांतर है, तब इससे बनने वाला ये छोटू त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज का क्या होता है, इस बड़े त्रिभुज का समरूप होता है, सिमिलर होता है। इस स्थिति में क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी अपन को ढूंढनी आनी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम क्यों ना चेक कर लें कि भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी इक्वल है कि नहीं है। तो देख लेते हैं इनके सेगमेंट, यहां से देखो पीटी अपॉन टी आर, अगर इसके बराबर हो गया पी एस अपॉन एस क्यू के, तो मान लेना कि ये वाली दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। क्यों मान लेना, अपने से नहीं मान लेना, अगर इनके संगत खंडों के कोण, संगत खंडों की भुजाओं के रेशियो इक्वल हो गए, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये वाली भुजा इस वाले भुजा के क्या है, पैरेलल है। देखिए पीटी कितना है, तो पीटी है सर 3, पीटी के बाद आप देखिए टी आर कितना है सर 12 है, यहां पर गए। पी एस कितना है सर, पी एस तो 2 है, एस क्यू कितना है 8 है, तो क्या ये 1/4 हो पाया, कहेंगे सर हो पाया।
क्या ये 1/4 हो पाया? यस, इधर भी 1/4 है, इधर भी 1/4 है। आप कह सकते हैं सर ये वाली जो रेखा है कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? ये ST निश्चित ही पैरेलल है किसके? QR के। QR के बेटा ये क्या है? पैरेलल। ये प्रमाणित हो गया। तो जब ये पैरेलल हो गई ये रेखा तो निश्चित ही ट्रायंगल ऑफ PST, कौन सा त्रिभुज? ट्रायंगल ऑफ PST, ट्रायंगल ऑफ PST सिमिलर होगा ट्रायंगल ऑफ बड़े वाले त्रिभुज के। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? PQR। इसके क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा। जब इसके सिमिलर हो जाएगा तो इसकी संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या हो जाएंगे बेटा? संगत भुजाओं के अनुपात भी बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो संगत भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं? PS/PQ। कौन कौन सी हो सकती हैं? PS कहां से? PS/PQ। अलग अलग खंडों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। PS/PQ, PS/PQ, यानी कि हमने बड़े वाले त्रिभुज का ऊपर वाले का खंड लिया और बड़े वाले त्रिभुज का ये पूरा खंड लिया। PS/PQ इक्वल्स टू PS/PQ ले लिया। PS किसका मान था भाई? PS हमारे छोटे वाले त्रिभुज का मान था, है ना। और PQ कौन सा था? PQ हमारे बड़े वाले त्रिभुज का मान था। इक्वल्स टू आप देखिए कि हम क्या ले सकते हैं? ST/QR, ST/QR ले सकते हैं। ST/QR ले सकते हैं। अब देखिए PS कितना है तो आप कहेंगे सर 2 है। PS कितना है? सर 2 है PS/। आप कहेंगे भाई QR कितना है? तो आप देखिए QR है आपके पास, सॉरी, PS/PQ। PQ कितना है आपके पास? यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 है और ये 8 है, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ST/QR का मान कितना आ गया? 1:2। रिपीट, 8, 2, 10, ओके, 5 बार कटेगा, 1:5 आ गया। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 1:5 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो QR है वो ST का 5 गुना है। जो QR है वो ST का कितने गुना है? जो QR है, ये जो QR है वो ST का कितने गुना है? QR इज इक्वल्स टू 5 ऑफ ST। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, QR इक्वल्स टू ST का 5 गुना है। मेजरमेंट जो यहां पर लिखा हुआ है ये मेजरमेंट सही नहीं है ना। यानी कि आपको ये वाला ऑप्शन जब आप चेक करेंगे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, जो QR है वो ST के 5 गुने के बराबर है। क्लियर है? ये ऑप्शन गलत सेंटीमीटर में लिखे हुए, सेंटीमीटर में इनके आंसर नहीं निकाल सकते, केवल और केवल इनके रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से रेशियो पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है या कंपैरिजन पूछा जाता है। क्लियर है? दोबारा देख लीजिएगा, जब हम लोगों ने इनके खंडों के रेशियो बराबर देखे तब हमने ये पाया कि इस वाली लाइन के ये वाली लाइन क्या होगी? सिमिलर होगी, समरूप होगी। और जब दो रेखाएं एक ही त्रिभुज के अंदर समरूप हो जाती हैं तो वह निश्चित ही क्या हो जाते हैं? आपस में समरूप हो जाते हैं, जब पैरेलल हो जाते हैं, है ना। और जब दो रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो ये वाला कोण दोनों के लिए कॉमन होता है और इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाता है, इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाता है। तो तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जब तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो कोण
कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए। जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए तो जब हमने पहले त्रिभुज यानी छोटे त्रिभुज की हमने ऊपर वाली भुजा ले ली, पी एस देखिए ले ली, तो हम उसी तरफ की जिस तरफ की हमने पी एस ली है बड़े वाले त्रिभुज की, बड़ा वाला त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर है, इसकी हमने कौन सी ले ली, पी क्यू ले ली, पी क्यू ले ली। अब हमें निकालना कौन सा है, निकालना क्यू आर है, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है एस टी ले ली, एस टी अपॉन क्यू आर। अब हमें पता है किसकी वैल्यू, पी एस की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 1:5 आ गया एस टी अनुपात क्यू आर। जाहिर सी बात है ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपको इस रूप में आएंगे 5ST, 3ST, 1ST, 6ST ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आप देखेंगे जो क्यू आर का मान है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5ST के रूप में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये सिमिलरिटी का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा। देखिएगा एक ये पी क्यू आर एक समलंब यानी कि ट्रेपेजियम है जिसमें पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एम एवं एन क्रमशः पी एस एवं क्यू आर के मध्य बिंदु है। यदि आर एस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एम एन इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले ट्रेपेजियम समझिए, ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा। तो आपको पता होगा कि जो ट्रेपेजियम होता है वह एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कम से कम 2 भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं, समान नहीं होती हैं, समांतर होती हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले आप ट्रेपेजियम का निर्माण करते हैं। अपन ने एक ट्रेपेजियम बनाया, ये बना दिया ट्रेपेजियम। आपने देखा कि 2 भुजाएं, अच्छा ये है क्या, पी क्यू आर एस, पी क्यू, हमने कहा था ना एक ही ट्रेंड फॉलो करी, नामकरण करने का मैंने क्लॉकवाइज ट्रेंड फॉलो किया। पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है। अब इसमें जो पी क्यू है वो आर एस के समांतर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, पैरेलल है, बराबर। एम एवं एन क्रमशः पी एस का मध्य बिंदु एम है और क्यू आर का मध्य बिंदु एन है। पहले तो ये फिट कर लीजिए, एम और एन, दोनों भुजाओं को ही हमने मिला दिया। चलिए यदि आर एस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये पूरी भुजा की लंबाई आर एस की कितनी है, 6 सेंटीमीटर है बेटा, क्लियर है। एम एन 9 सेंटीमीटर है, एम एन कितना है, एम एन बेटा 9 सेंटीमीटर है। तो उसने बोला है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। ध्यान रखिएगा ये थ्योरम ट्रेपेजियम में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ट्रायंगल में है। त्रिभुज में भी ये थ्योरम इस्तेमाल में आती है। किसी भी समलंब चतुर्भुज की 2 असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर होती है, साथ ही उनके योग की आधी होती है। यानी कि अगर हम इसको और इसको जोड़ करके आधा कर दें तब ये प्राप्त होगा। यानी ये उन योग का आधा 9 है, यानी टोटल 18 होगा। टोटल 18 होगा, एक तरफ का 6 है, तो ओरली सॉल्व हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और अपन 12 सेंटीमीटर पे अपन क्लिक कर देंगे और आंसर सही हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा इस वाली भुजा का, ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ये एम एन की लंबाई हमेशा पी क्यू और आर एस की लंबाई के योग का आधा होगी, सदैव सदैव ध्यान रखेंगे, है ना। तो एम एन कितना है, 9 सेंटीमीटर, और ये कितना है, पी क्यू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर का आधा। क्रॉस किया तो x प्लस 6 बराबर 9 इंटू 2 18, x बराबर 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया।
क्लियर है बेटा? तो जब भी ट्रेपेजियम का ऐसा सवाल आए आप उसको इस प्रकार से डील कर सकते हैं। आइए अगला सवाल डील करें। अगला सवाल डील करते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है। देखिए, सम त्रिकोण, त्रिकोण यानी त्रिभुज, सम त्रिकोण का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसका हाइपोटेनियस कर्ण 17 सेंटीमीटर है। त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, मैंने ट्रिपलेट बच्चों को सिखाए हैं, ये सवाल ट्रिपलेट से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। परिमाप 40 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस 17 है। याद करिए मेरे बच्चों, जिन बच्चों को मैंने ट्रिपलेट सिखाए हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। पता है ना, ये 17 किसके साथ होता है? बोलेंगे सर ये 8, 15, 17 होता है। 8, 15, 17 होता है। चेक करिए इसका पेरीमीटर, 8, 15, 23, 23 और 17 40 हुआ। डन है ना, अपने ट्रिपलेट में फंस गया है। अब क्या होता है, हाफ ऑफ बी इंटू एच। बी कितना है 8, एच कितना है 15 और फटाफट आपका आंसर कितना हो गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, कुछ करना ही नहीं। 5-5 सेकंड में आप उड़ाओगे अगर हमारी बेसिक एडवांस की क्लास आपने ले ली है। ट्रिपलेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस उड़ जाते हैं, है ना? तो ट्रिपलेट कौन कौन से आपने सीखे हैं? ट्रिपलेट सीखे हैं आपने सर 3, 4 और 5। यूज कैसे करते हैं बिल्कुल मैं बताऊंगा, एक ट्रिपलेट की अलग से क्लास लूंगा। 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 20, 21, 29, तो 40, 41 है ये। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। और विषम संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये मैं ट्रिपलेट की क्लास का इस्तेमाल करना, क्रिएट करना, ये सब मैं बता दूंगा, है ना? तो फिलहाल आपका ये ट्रिपलेट से उड़ गया। अगर मैं इसको ट्रिपलेट से नहीं उड़ाऊं तो इसका टेक्निकल तरीका क्या होगा? टेक्निकल तरीका क्या होगा भाई? हम सबसे पहले निर्माण करेंगे किसका? सबसे पहले हम निर्माण करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कितनी है 17 है। क्लियर है? फिर क्या दिया है हमें उन्होंने? पेरीमीटर दिया है और इसका हाइपोटेनियस। सम त्रिकोण का परिमाप, परिमाप कितना होता है भाई? तो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? कितना होता है परिमाप? a प्लस बी प्लस सी। और साथ ही देखिए a प्लस बी प्लस सी तो 17 है, इक्वल्स टू कितना दिया है 40 दिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 40 में से 17 चला जाएगा तो 23 आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। अब हमें पता है, हमने इसको a मान रखा है और इसको b मान रखा है। क्लियर? अब हमें पता है पाइथागोरस जी महाराज क्या कहते हैं। पाइथागोरस जी महाराज कहते हैं भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। कहते हैं कि नहीं कहते भाई? अब हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है भाई? हमें मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो हमें क्षेत्रफल ही तो चाहिए, क्षेत्रफल ही चाहिए ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 a गुणा b। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 a गुणा b, यानी ए बी की वैल्यू का हाफ। अब हमें मालूम है, बेसिक थ्योरम क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब हमें a प्लस बी की वैल्यू इत्तेफाक से यहां पता चल गई है। कितनी पता चल गई है? 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। और ये वैल्यू भी इत्तेफाक से हमें यहां पता चल गई है, कितना? 289।
89 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, चाहिए ए बी का आधा, यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए बी मिल जाएगा हमें। क्लियर है, यहाँ से 289 जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 9 में 9 गया 0, 12 में 8 गया 4, 5 में 3 गया 2, 240। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, ए बी की वैल्यू 120, ए बी की वैल्यू हमारी 120 आ गई यहाँ पर, और हमें चाहिए हाफ ऑफ ए बी, 120 रख दीजिए, कितनी वैल्यू मिली, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि टेक्निकल तरीके में इतना सफ़र करना पड़ा आपको, ये आना चाहिए आपको क्योंकि ये बेसिक है। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होता तो कितने सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो गया था, मुश्किल से 5 सेकंड में। बट आपको ये सारे बेसिक्स आने चाहिए, तो ये इसका तरीका है हल करने का। डन। लेकिन हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिपलेट से उड़ा दें। ट्रिपलेट क्या है उसकी क्लास लेना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये एक सवाल है, ये कहता है एपी और एक्यू केंद्र ओ के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। चतुर्भुज APOQ का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है और यदि AP की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो OQ ज्ञात करें। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। कभी भी वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव समान होती हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्र O है, केंद्र कितना है, O है। AP ये A है और ये P है। अच्छा AP और क्या, AQ, AP और AQ मतलब A यहां माना है, A यहां माना है उसने, AP साफ साफ लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। AP AQ डन, ये केंद्र हो गया, O हो गया। पेरीमीटर दे दिया है चतुर्भुज का, चतुर्भुज का निर्माण कौन करेंगे, AP 12 सेंटीमीटर है, AP कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो कहीं हम ये खींच लें तो कोई बुरा मान जाओगे क्या आप, नहीं मानोगे ना। और ये क्या है भाई, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, आपने तो पढ़ा होगा ना, बेसिक पढ़ चुके हैं यार, है त्रिज्याएं है, रेडियस है कि नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि इस बिंदु से खींची गई समस्त स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। अगर AP 12 है तो इस हिसाब से AQ भी कितनी होगी, 12 होगी, 12 होगी। क्लियर है। अब यहां से देखिए ना, APOQA चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अगर चतुर्भुज अगर ये बन गया तो परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, है ना। तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करते हैं अपन, तो क्या होगा, 12 और 12 24 प्लस R और R 2R इज इक्वल्स टू, मुझे लगता है दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, दिया गया है 36, ये पेरीमीटर है 36। क्लियर है। अब जरा 36 में से 24 घटाइए तो 6 और 6 12 और R बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है OQ यानी R ही तो पूछा है, यानी यही 6 सेंटीमीटर तो अपना आंसर होगा। तो सवाल को जितनी गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ करके अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप हर सवाल को डील कर पाएंगे, हर सवाल को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। देखिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल जो आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा, सवालों के डिजिट बदलेंगे, स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। त्रिकोण के 3 कोणों में से एक सबसे बड़े कोण का 1/3 और दूसरा सबसे बड़े कोण का 2/3 है।
तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सा सवाल है, जरा आप सोचिए, इसको सोच करके वीडियो पुश करके लगाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन में है कि नहीं है मुझे पता नहीं है ना। ऑप्शन क्या है कि एडिट करने वाले ऑप्शन के साथ मिस्टेक कर देते हैं कई बार, ये अगले क्वेश्चन के ऑप्शंस ही रख देते हैं या पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रख देते हैं, अपन चेक कर नहीं पाते, हो सकता है ऑप्शन मैच करे या ना करे। त्रिकोण के 3 कोणों में से एक सबसे बड़े कोण का 1/3, सबसे बड़े कोण का 1/3, दूसरा सबसे बड़े कोण का 2/3। भाई 2/3 और 1/3 मिल करके तो 1 यूनिट हो गया। तो ये दोनों मिलके जब 1 यूनिट हो गया तो सबसे बड़ा कोण भी तो 1 यूनिट होगा, और ये दोनों मिलके 2 यूनिट, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 2 यूनिट बराबर 180, तो सबसे बड़ा कोण तो 90 डिग्री हो गया। भैया यहाँ नहीं है 90 डिग्री, रखा करो भैया 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री से क्वेश्चन कैंसर होगा, है ना। बहुत सिंपल है भाई, 1/3 और 2/3 मिलकर के 1 हो गए ना। नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ में, बेसिक बहुत कमजोर है आप लोगों का, ये सब समझना पड़ेगा, ये ट्रिके नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है बेटा। जब आप बेसिक करते देखिए कैसे, एक हमने मान के चलो त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बना दिया, कोई सा भी, ये मत कहना सर वो लग नहीं रहा, कुछ लगता नहीं है, त्रिभुज स्ट्रक्चर होता है, आप लेकर के प्रकार मापने मत लगना, है ना। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे टेक्निकल तरीके से। ये हो गया सबसे बड़ा कोण, समझो x मान लिया अपन, सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, x हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो ये कितना हो गया सबसे बड़े कोण का 1/3, तो ये हो गया x/3, ये सबसे बड़े कोण का 2/3, तो ये हो गया 2x/3, और ये खुद अपने आप में x है ही, और ये तीनों मिलके कितने डिग्री हो जाएंगे। अब आया समझ में, x मान के हैबिट पड़ी हुई है आपकी, 3 एलसीएम ले लिया, यहां से x, यहां से 2x, यहां से 3x बराबर 180, 3 2 5 और 1 6x, 6x/3 बराबर 180, तो 6 से कितनी बार, 30 बार मल्टीप्लाई किया, x बराबर 90 डिग्री। टेक्निकल कर लो, आप लोगों को टेक्निकल करना अच्छा लगता है, बेहतर है, तो इसलिए ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा आप वहाँ भी कई बार परेशान हो जाते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट वहीं से आया हो तो उसने छाप दिया हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आंसर कितना आएगा अपना, 90 डिग्री। क्लियर है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल में थोड़ा सा कुछ दबा हुआ है, तो यहां से अपन देख लेते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का चाप AB पर खंड OD लंब है एवं BC व्यास है। एक O केंद्र वाले, कौन से केंद्र वाले, O केंद्र वाले एक वृत्त का चाप, द सेगमेंट OD is perpendicular to the arc AB, आर्क AB ये B है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड BC इज डायमीटर। AC का मेजरमेंट हमको चाहिए, AC की लंबाई कितनी है। O केंद्र वाले वृत्त के चाप, पहले देखिए एक सर्कल ड्रॉ करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र O है। क्लियर है। अब इसके एक चाप के बारे में बात कर रहा है, चाप AB पर खंड OD लंब है। चाप AB
ए बी, ये ए बी है, पर खंड ओडी लंब है, चाप ए बी, ये मान लीजिए चाप ए बी है, ये ए बी है, चाप ए बी है, इस पर ओडी, ओडी एक क्या है, लंब, लंब का मतलब इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, डन। उसके बाद क्या बोला है, बोला है भाई BC जो है वो डायामीटर है, तो भाई BC, बी तो ये है अपना, तो हम क्यों ना ऐसा एक डाया खींच दे, BC डायामीटर हो गया, क्लियर बात हो गई। तो यहाँ से हम एक ये वाली लाइन, ये C हो गई अपनी, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। अब इसमें कई प्रकार के थ्योरम्स लगे हुए हैं, उन थ्योरम्स के बारे में हम एक एक करके आपसे बात करते हैं। पहले ये बताइए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो BC भुजा है तो वो उसके लिए मध्य बिंदु का काम करेगा ना, बोलो हाँ करेगा। तो अगर ये मध्य बिंदु का काम करेगा तो ये वाली रेखा उसके मध्य बिंदु को मिला रही है कि नहीं मिला रही है, मिला रही है। दूसरा ध्यान रखिएगा, ये चाप इसको कहते हैं ना, चाप इसको कहते हैं भैया, ये चाप है, तो चाप की बिंदुओं को मिला दिया तो ये क्या हो गई, जीवा हो गई ना, कॉर्ड हो गई ना। और आपको पता है केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, एक थ्योरम है, नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और चूंकि ये केंद्र था तो ये बाय डिफॉल्ट दो हिस्सों में बांट चुका है। अब अगर इस सर्कल को अगर हम घुमा दें, इस सर्कल को अगर हम ध्यान से देखिएगा, अब घुमाने वाले हैं, हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ये कारनामा कर दे बोर्ड हमारा। सेलेक्ट तो हो गया, सेलेक्ट होने के बाद रोटेट यहाँ से तो बढ़ रहा है, यहाँ से रोटेट होगा, रोटेट हो जा भाई, रोटेट हो जाए तो मज़ा आ जाए, जो मैं चाहता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। चिन्ह तो बनाऊंगा भैया, फिर अगर मान ये मिला, ये देखिए इसको मैंने ये कर दिया रोटेट, कम ऑन, अपना वही डायग्राम है, डायग्राम चेंज नहीं हुआ है, रोटेट हो गया, वाह मज़ा आ गया, अब तो मज़ा आ गया भैया, चित्र आपका रोटेट कर दिया मैंने। अब आप देखो भाई, ये एक त्रिभुज है कि नहीं है, और किसी भी त्रिभुज की, थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे आपसे, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। यानी अब ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा के इस वाली रेखा की ये समांतर हो जाएगी। जब इस वाली रेखा की समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, यानी ये दोनों मध्य बिंदु हैं, तो थेल्स भी लग जाएगी। थेल्स लगने के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, देखो लंबाई किसी की दी हुई है, ओडी की लंबाई दी हुई है 13, ओडी की लंबाई कितनी दी हुई है बेटा, ओडी डी, ये है डी, ओडी की लंबाई दी हुई है 13। अरे बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एसी की लंबाई पूछा है, अरे यार ये आधी होती है, दुगुनी खत्म, 26 होती है, ये 26 सेंटीमीटर होती है। अभी मैंने ट्रेपेजियम में एक जिक्र किया था ना, ट्रेपेजियम में आपने ये सीखा था, ये देखो ट्रेपेजियम में ये सीखा था कि अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इन दोनों भुजाओं के योग की आधी होती है। अब ट्रेपेजियम को ही ट्रायंगल बना दो, जब ट्रायंगल बना दोगे तो ये रेखा का मान यहाँ 0 हो जाएगा ना। जब वहाँ 0 हो जाएगा तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। ये सिस्टम यहाँ पर लागू होता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर होती है, कन्फर्म है समांतर होगी और आधी होती है।
ये बीच वाली आधी होती है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, ये दुगनी होगी। दुगनी होगी तो अगर ये 13 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। मैं डायग्राम घुमा दिया, आप कॉपी घुमा देना। मैंने डायग्राम घुमा दिया, आप क्या करना, अपनी सीट घुमा देना, अपनी रफ कॉपी घुमा देना, तो ऐसा डायग्राम आपको दिख जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? तो ये थ्योरम जो ट्रेपेजियम वाला था वही आपका इसमें लग गया है। क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 60 डिग्री के कोण वाला एक चाप PQ वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, उस चाप की लंबाई ज्ञात करें। हमेशा ध्यान रखिए, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई हमेशा होता है θ/360 इंटू 2πr बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60/360 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पाई के रूप में आंसर है r मुझे लगता है ये दिया होगा 6 सेंटीमीटर, r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 60 से चला गया 6 बार, 6 का 6, आपका आंसर हो गया 2 पाई सेंटीमीटर, है ना। तो आप 2 पाई सेंटीमीटर, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को आता भी है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ पैरेलल है SR के, यहां तक ठीक था। SR परपेंडिकुलर है SP का, SR परपेंडिकुलर है SP का। PQ को T तक बढ़ाया जाता है यदि एंगल ऑफ RQT 70 डिग्री, एंगल ऑफ PRQ 25 डिग्री, तब SPR का मान ज्ञात करें। ये बहुत शानदार सवाल है, इसको करने की कोशिश कर सकते हैं आप चाहें तो, इसको करने का ट्राई कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे इसको ट्राई करेंगे देखिए पहले तो आप ट्रेपेजियम बनाइए, ट्रेपेजियम बिल्कुल वैसा ही जैसे बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये ट्रेपेजियम बना दिया अपन ने, बना दिया ट्रेपेजियम जैसा जैसा कह रहा है। P ले लिया, Q ले लिया, PQ R S ले लिया, यहाँ तक ठीक था। उसने कहा है किसी को बढ़ाया है, PQ को T तक बढ़ाया है, ये अपना PQ है, इसको T तक बढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको T तक बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है जो PT है वो भी पैरेलल होगी SR के, क्योंकि PQ और SR तो पैरेलल दिए हुए हैं, PQ और SR पैरेलल दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ाने के बाद SR पे लंब है SP, SP जो है वो SR पे लंब कैसे हो सकता है? SP SR पे लंब है, यानी कि ये रेखा सीधी होगी। SR और PQ को T तक बढ़ाया गया है, यानी कि ये 90 डिग्री है। ये कितना बता रहे हैं वो, ये 90 डिग्री है ना। उसने कहा कि SR जो है SR SP पर लंब है, ये 90 डिग्री है, यहाँ तक ठीक बात है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उसके बाद बताया RQT, क्या बताया है RQT, R जो है, Q जो है और T वो 70 डिग्री है। R, Q और T ये है अपना 70 डिग्री, ये काम हो गया। उसके बाद क्या बताया, PRQ 25 डिग्री है, PRQ ये वाला है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है, ये है 25 डिग्री। डन। अब क्या बोला है, SPR का मान ज्ञात करो। SPR ये वाला वैल्यू चाहिए उसको, ये वाला वैल्यू चाहिए भैया, ये वाला वैल्यू चाहिए ही चाहिए। कैसे करोगे ट्राई करो।
है ना। और ट्राई करने के बाद मेरा देखना कि मैंने कैसे किया। हमने आपको इतनी बार बताया कि एक रेखा पूरी की पूरी 180 डिग्री की होती है, एक रेखा हमेशा पूरी की पूरी 180 होती है। ये हो गया भैया 70 का, तो ये होगा 110 का, ये कितने का होगा 110 का। क्लियर है। अब अगर ये 110 का होगा और ये 25 का है तो 125 खत्म। हम लोग किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? अब हम लोग ट्रायंगल ऑफ PQR की बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज बन गया ना अपना, ये भैया त्रिभुज बन गया ना अपना, है ना। एक लाइन 180 की होती, इधर वाला 70 था तो इधर वाला 110 हो जाएगा, हो गया। 110 और 25 135 खत्म हो गए। 135 खत्म हो गए, पूरा कोण 180 का होता है। 180 में जब 125 आप घटा 135 आप घटा दोगे 135, तो बचेगा कितना? बचेगा भैया 45 ही ना। कितना बचेगा? 45 बचेगा ना। ये वाला एंगल आ गया बेटा 45 का, ये 45 का आ गया। कितने का आ गया भैया? ये आ गया भैया 45 का, आ गया 45 का। अब देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर हैं समांतर की नहीं है? हमने आपको पढ़ाया है कि जब दो रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्रमिक कोणों का योग, संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये पढ़िए, ये जानिए। तो पूरा कोण समझिएगा, ये पूरा कोण प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। इधर वाले ने 90 ले ही रखा है ऑलरेडी, उसने बता ही रखा है पहले से कि भैया 90 डिग्री है। तो ऊपर का भी बचा कितना? 90 डिग्री। अब उस 90 डिग्री में इन भाई साहब को 45 मिल चुके हैं, तो बचा कितना? x का वैल्यू भी 45 ही होगा ना। तब तो 45 45 90 और 90 180 होना चाहिए ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से लाइन एंड एंगल की जो मेरी क्लास है, जब आप उस क्लास को पूरी तरह से लेंगे तो छोटी सी छोटी चीज़ें भी मैं उसमें डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे कौन कौन सी लाइनों से एंगल बराबर होते हैं, किनका किनका टोटल 180 होता है, किनका किनका कंडीशन किस प्रकार का होता है। ये हम लाइन एंड एंगल वाली क्लास में आपको डिटेल से बताएंगे। कम से कम 3-4 लेक्चर होंगे उसमें। जी हाँ, तो आपको वो वाली क्लास भी अटेंड करनी होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में आपके। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है भैया, ये गजब का सवाल है। दी गई आकृति में एसटी यानी कि कौन सी वाली रेखा? ये वाली रेखा, ये वाली, ये एसटी है, ठीक है। एसटी जो है वो क्यूआर के पैरेलल है। वेरी गुड, थ्योरम लग जाएगी, दोनों पैरेलल हैं। हाँ जी, एसटी और क्यूआर का रेशियो है 3:8। तो त्रिभुज पीएसटी और समलंब चतुर्भुज क्यूआरएसटी के क्षेत्रफल का रेशियो क्या है? एसटी और क्यूआर, एसटी और क्यूआर का रेशियो है 3:8। ये 3 है और ये 8 है। मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि एरिया ऑफ जो क्षेत्रफल है, अरे यार कुछ विसंगतियां होती हैं इसमें, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला है पीएसटी अपॉन क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला PQR इज इक्वल्स टू, भुजाओं के रेशियो पता है, क्या पता है? 3 और 4, इनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9
और 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मल रेशियो 3 और 8 था, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। क्लियर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ PST कितना हुआ, 9 यूनिट स्क्वायर, और ट्रायंगल ऑफ PQR कितना हुआ, 64 यूनिट स्क्वायर। अब हमें यहां पर देखिए इसका एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया कैसे मिलेगा? तो समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज क्या नाम है, क्या नाम है जो इसमें लिख रखा है, QRTS, QRTS का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ऑफ PQR, PQR का क्षेत्रफल, उसमें माइनस कर देंगे छोटू को, छोटू कितना है, ट्रायंगल ऑफ PST का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, QRTS का। अब देखो भाई PQR का कितना है 64 और PST का कितना है 9, तो जाहिर सी बात है चतुर्भुज भाई साहब का कितना आ गया 55 आ गया। अब यहां रेशियो हमेशा क्रमबद्ध रूप से देखना चाहिए, क्रम क्या है उन्होंने कहा है, तो भाई पहले PST का चाहिए, PST का कितना है 9, उसके बाद चतुर्भुज का कितना है 55, तो 9:55 आपका आंसर क्या है, ये देखिए 9:55 आपका आंसर है। ठीक बात है। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारियां पता होंगी तो आप इन सवालों को उड़ाते चलोगे, बहुत कम समय में इनको उड़ा पाओगे आप, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक एडवांस पता होना चाहिए। अगला सवाल, त्रिकोण। त्रिकोण के कोण परिणाम के अनुसार आरोही क्रम का मतलब अभी मैंने एक क्लास में बताया है, बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। त्रिकोण के कोण परिणाम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। यदि दो क्रमागत कोणों के बीच का अंतर 150 डिग्री है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। सबसे छोटा कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? क्रमागत कोणों के बीच का अंतर 150 है, कैसे? यहां पर देखिए ये ट्रायंगल हो गया अपना, डन। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, दो क्रमागत कोणों का बीच का जो अंतर है वो 150 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे भैया? 150 डिग्री का अंतर है, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कैसे निकाल पाओगे? 150 डिग्री का अंतर है। बढ़ते हुए क्रम में दो क्रमागत कोणों के बीच का जो अंतर है वो 150 डिग्री है, 150 डिग्री है दो क्रमागत कोणों के बीच का अंतर। ये हो गया अपना कितना, x, ये कितना हो गया, x हो गया। यहाँ का अंतर भी कितना है भाई, 150 डिग्री का अंतर है। 150 डिग्री का अंतर जो दिए गए विकल्प हैं, अगर मान लो हम 50 मानते हैं, अगर हम कितना मानते हैं, 50 मानते हैं, तो भी 150 डिग्री का अंतर होगा तो 180 हो जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमें इसमें देखने को मिल रहा है। दो क्रमागत कोणों के बीच का अंतर 150 डिग्री है। ऐसा जो सवाल है थोड़ा सा उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं अपन। क्या ऐसा हो सकता है, या सिर्फ 50 डिग्री का अंतर हो सकता है?
तो मैं जो देख पा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछा गया था उसमें मिस्टेक था, मिसप्रिंट है। दो क्रमागत कोणों के बीच का अंतर 150 हो ही नहीं सकता, नहीं तो 2 बार में ही ख़त्म हो जाएगा किस्सा। तो दो क्रमागत कोणों का अंतर 15 डिग्री हो सकता है। हम्म, 15 डिग्री है आदरणीय। ओके ओके, ये डिग्री की वजह से बदौलत यहाँ पर 0 आ गया है, ये डिग्री होना चाहिए यहाँ। उनका क्वेश्चन भी मिसप्रिंट है, ये डिग्री होना चाहिए। अब सवाल सही हुआ। आरोही क्रम में लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में, और दो क्रमागत कोणों का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री का है। अब आपको बताना है सबसे छोटा कोण कितने का हो सकता है। तो इसको आप अनुमान विधि से भी हल कर सकते हैं। जरा देखो, अगर हम 30 में 15 जोड़ें तो 45 होगा, यानी पहला 30, दूसरा 45 और तीसरा 60। किसी भी कीमत पर ये 180 नहीं हो सकता। तीनों 60-60 के होते तो 180 होते। अब ये 60 का अगर एक नहीं है तो दूसरा 60 से हो जाता, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो 30 को अपन ने छोड़ दिया है ना। अब देखो 50, अनुमान विधि बता रहा हूँ, फिर टेक्निकल मेथड। अगर ये 50 है तो एक हो जाएगा 65 और अगला हो जाएगा 15 और जोड़ देंगे इसमें तो 80। भैया 80 और 50 130 और 65 180 से ऊपर निकल गया। तो भाई 50, जब 50 नहीं हो सकता तो 55 तो हो ही नहीं सकता। 3 उड़ गए तो बचा कौन, 45 बचा। कैसे भाई, एक 45 हो गया, दूसरा 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना 60, और तीसरा 45 60 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। चेक कर लो, 75 और 45 120, और 120 और 60 180। दैट मीन्स सबसे छोटा कोण कौन होगा, 45 डिग्री होगा। ये अनुमान विधि से आप उड़ा सकते हो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए। मतलब क्या था, जैसे ये x है तो ये x प्लस 15 हो, और ये कितना हो, ये हो जाए x प्लस 30। 15 बढ़ते चले जाए, जब 15 बढ़ते चले जाए तो यहाँ पर देखो कितने x हो गए, 3x प्लस 30 और 15 45 बराबर 180 डिग्री। 45 वहाँ चला गया तो 3x बराबर 10 में 5 गया 5, 18 में 5 गया, सॉरी 8 में 5 गया 3, 35 डिग्री। डन ना। x प्लस 15 और x प्लस 30, ठीक है। 3x प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, 135। तो x बराबर 45 डिग्री। ये टेक्निकल मेथड हो गया। तो टेक्निकल मेथड भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आप वहाँ से भी हल कर सकते हो, अनुमान विधि से भी आप हल कर सकते हो। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि संपूरक कोण 4:6 के अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात करें। अब आपको संपूरक कोण पता होना चाहिए। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये आपस में संपूरक कोण होते हैं। तो एक है 4 और एक है 6, एक 4 यूनिट है और एक 6 यूनिट है, टोटल 180 डिग्री। 10 यूनिट बराबर 180, तो एक यूनिट बराबर 18, एक यूनिट बराबर 18। और हमसे पूछा है बड़ा कोण, बड़ा कोण कितने यूनिट है, 6 यूनिट है। तो 18 इंटू 6 108 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा बेटू, 108 डिग्री हो जाएगा। तो आपको संपूरक कोण पता हो गया। संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपस में एक दूसरे के लिए संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक होता है कोटिपूरक, कोटिपूरक या पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनमें से दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक कोण या कोटिपूरक हो जाते हैं। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त त्रिज्य खंड का परिमाप 26 सेंटीमीटर है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त त्रिज्य खंड का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर का आपका क्या है, रेडियस वाला सर्कल है, ये देखिए, ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6, और कितना हो गया है परिमाप इसका, 26। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो 26 सेंटीमीटर है अपना क्या, पेरीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, 6 और 6 12, 12 खत्म हो गए। तो अगर हम आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की बात करें, ये वाली लंबाई, तो भाई पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सभी का योगफल होता है, सभी आवरणों का, तो यही त्रिज्य खंड हुआ ना। तो अगर 26 है तो 26 में 12 चले गए, 26 में 12 चले गए तो लेंथ ऑफ आर्क कितना बचा, 14 बचा। और लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है भाई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई और आर, आर का मान 6 है, आर का मान कितना है भाई, आर का मान 6 है, और चाप की लंबाई हमें मालूम है, चाप की लंबाई कितनी दी है, 14 दी है, यहाँ से 14 आ गई चाप की लंबाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो भाई 2 से ये चला जाएगा 7 बार, चला गया, 6 से ये कितनी बार चला जाएगा, 60 डिग्री बराबर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो थीटा का मान यहाँ से निकलेगा, थीटा का मान क्या निकलेगा, थीटा बराबर 60 इंटू 7, देखिए 60 गुणा 7 बटे पाई, 60 बटे, ध्यान से देखना है यहाँ, अगर मैं दोबारा लिखूं, थोड़ा मार्जिन लेकर के, थोड़ा सा मार्जिन लेकर के लिखूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम ऊपर पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है अपनी 14 बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, आर का मान है अपना 6, तो 6 से अपन ने निपटारा करा इसका 60 बार करा, 2 से अपन ने निपटारा करा इसका 30 बार। अभी हमको यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान हमने कितना निकाला, थीटा का मान निकालना भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर 14 में हमने मल्टीप्लाई करा 30 का, और नीचे आ जाएगा अपना कौन, पाई, छोड़ दो। अब हमें चाहिए यही वाला क्षेत्रफल, ये वाला ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है वही थीटा अपॉन 360, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है पाई आर स्क्वायर का, है ना। थीटा कितना है, थीटा है अपना 14 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 गुणा 6 सॉरी, पाई से पाई हो गया कैंसिल्ड आउट, हो गया। यहां से 36 गुणा 3 108,
6 6 36 गुणा 3 108 गुणा 14। डन 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 डन। समथिंग प्रॉब्लम ऑप्शन में है नहीं या कहीं मसला हुआ? ओके ओके ओके। 360 को तो अपन भूल ही गए, 360 को तो अपन भूल ही गए। यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या किया अपन ने, 360 को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इस वजह से आंसर बड़ा हो रहा है। थीटा पहले रखा अपन ने 14 इंटू 30/पाई, बगल में अपने 360 भाई साहब भी आएंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 36, 6 का स्क्वायर 36, तो पाई से पाई जाएगा और 36 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और ये 0 से 0, तो 14 इंटू 3 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो कई बार कुछ त्रुटियां आपको निपटा के चली जाती हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करके जानी है। ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, किसी नियमित षष्ठभुज रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है, रेगुलर हेक्सागन का समषष्ठभुज, समबाहु, समबाहु, नियमित षष्ठभुज यानी समबाहु षष्ठभुज, समबाहु षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 3√3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3√3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो x का मान कितना है, x यानी भुजा 4, 3√3/2 इंटू 4 इंटू 4, 2 से 2 बार कैंसिल, 8 इंटू 3 24, आपका आंसर है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समबाहु षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपके ये सवाल भी आप डील कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये, एक अर्धवृत्ताकार यंत्र का परिमाप ज्ञात करें जिसका त्रिज्या, एक अर्धवृत्ताकार यंत्र का परिमाप ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। लिखा है एक अर्धवृत्ताकार यंत्र का परिमाप ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कल की बात हो रही है। ये अर्धवृत्ताकार, ये इसका परिमाप, इसको परिधि कहते हैं। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। अब इसको आधे से काट दिया जाए, आधे से अपन काट दें, पूरा कट गया, आधे से अपन काट दें। कैसे काटेंगे, आधा लिख दो, कट गया ये आधे से, तो ये हो जाएगा 2πr/2, कट गया। लेकिन परिमाप ये नहीं है, इसको कवर कर दिया, और कवर किसने कर दिया, +2r ने। हमेशा याद रखिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने में बहुत बच्चे गच्चा खाते हैं। सीधे 2πr करके आधा कर दिया, नहीं, 2πr को आधा करेंगे, फिर उसमें 2r अलग से जोड़ेंगे, तब उसका पेरीमीटर मिलेगा, तब उसका क्या मिलेगा, तब उसकी परिधि मिलेगी, सरकमफेरेंस मिलेगी। यानी इसका जो सरकमफेरेंस है वो ये है। अब r इसमें ले लो कॉमन, बचा पाई 22/7 और प्लस का 2 बचा। यहाँ देखो r कितना है, 14, ये ले लो ना 14, और यहाँ कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 22, 14 और 22 हो गया 36/7, 36/7, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो हाफ पेरीमीटर के लिए भी आपको बहुत छोटे छोटे सवाल, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका ये, दो वर्गों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दो वर्गों ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। यदि वर्ग ए की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग बी की भुजा की माप क्या होगी? दो वर्ग हैं आपके पास, आपके पास बेटा दो वर्ग हैं, एक ये है तो इसका हो जाएगा एरिया ए स्क्वायर, एक ये है तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। क्लियर है? और क्या दिया है, और क्या दिया है बेटा, देखिए क्या दिया हुआ है, और देखिए क्या दिया हुआ है, 4:25 क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 4:25। जाहिर सी बात है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, यानी a अपॉन बी बराबर 2/5। क्लियर है? और कुछ दिया हुआ है, a की भुजा 6 सेंटीमीटर है, भैया 2 यूनिट, a की भुजा 2 यूनिट है, इसका मान 6 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट 3 का, इसका 5 सेंटीमीटर है, तो b का कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन, सिंपल। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है तो आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है आपका, ये एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है एवं तीसरा कोण उन दोनों बराबर कोणों से 30 डिग्री कम है। छोटा कोण याद करिए, ध्यान रखिए, त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, ये A है, ये B है और ये C है, ये और ये मान लेते हैं बराबर है, उन दोनों बराबर कोणों से 30 डिग्री कम है, ये 30 डिग्री कम है, x माइनस का 30 है, तो जाहिर सी बात है तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कितना हो गया, 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 180। 30 उधर चला गया, 3x बराबर 210, तो x बराबर 70 डिग्री। किसका पूछा है? छोटा कोण पूछा है क्या? तो छोटा कोण ना सर, इससे भी 30 कम होएगा ना भाई, ये 30 कम है तो ये थोड़ी छोटे होंगे, इससे भी 30 कम होंगे, तो 70 में 30 कर दो कम, तो आंसर होगा 40 और आपका छोटे कोण का मान 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला सवाल देखिए, अगला ये सवाल है आपका, एक समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो बस वही थ्योरम आपको लगानी है और उस थ्योरम से सवालों को उड़ाना है। तो शीर्ष कोण 70 डिग्री का बोल दिया इसने, शीर्ष कोण बोल दिया भाई 70 डिग्री का है ये वाला, तो ये दोनों हो गए भैया बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो भैया उसका शीर्ष 70 डिग्री है, तो पूछा क्या है, आधार कोण का मान यानी x का मान पूछा है। जाहिर सी बात है 2x + 70 बराबर 180, तो 2x बराबर 110, 70 उधर जाएगा, x बराबर सीधे 55 डिग्री उड़ाएंगे और आंसर लिखेंगे। इतना सिंपल सवाल, हाँ ऐसे भी आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये सवाल जबरदस्त है क्योंकि यहाँ से अब आपकी बेहतरीन वाली पेरीमीटर वाली ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, उसी को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान रखिए, कभी भी किसी तार से, किसी रस्सी से विभिन्न आकृतियां बनाई जाएंगी तो उनके सदैव पेरीमीटर, परिधियां, परिमाप बराबर होंगे, क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का, स्क्वायर का क्या निकाल लेंगे, ये अपना वर्ग है, स्क्वायर होता है a² = कितना, 484 है ना, तो 441 और 484, a बराबर कितना हो गया भाई 22 सेंटीमीटर।
484 किसका होता है? 22 का होता है, 22 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे भाई, जब हम एक ही रस्सी से बना रहे हैं तो इसका और इसका परिधि बराबर होगा, यानी कि इसका होता है 4a और इसका होता है 2πr, यानी इसका 4a इसके 2πr के बराबर होगा। a निकल गया हमारा, a कितना है 22, तो 22 चौके एक कितना निकला 22, 22 चौके 88, 88 किसके बराबर होगा 2πr के, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो हमारा r मिल गया भैया 14 सेंटीमीटर, r मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, मैंने रेशियो याद करवाया है आपको, रेशियो याद होगा फटाफट उड़ाएंगे। अब क्या चाहिए, उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, πr², 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 2 बार, 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 होना चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है, यही आंसर होगा आपका। आप चेक कर लीजिए, 28 गुणा 22, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 4 20 और 1 21, 2 बचा, 4 2 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे इसी प्रकार की कक्षाएं लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा और उम्मीद करता हूं पटवारी की परीक्षा इस बार आपकी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने देंगे हम, और पटवारी की परीक्षा बना के रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। ये वीडियो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जो ज़रूरतमंद है, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसनर को, बेसिक के लिए जिनका बेसिक वीक है उनको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो लोग इन तमाम मोह माया में फंसे ही ना। अगर आप भोपाल के आसपास रहते तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लास का अपना एक अलग मज़ा होता है। अगर आप भोपाल नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, लेकिन अगर आपके आसपास जहाँ भी सुविधा है आप ऑफलाइन ज़रूर पढ़िए। ऑफलाइन क्लासरूम का माहौल बहुत अलग होता है बेटा, है ना। वर्चुअल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए, एक्चुअल दुनिया में आइए। और ये बेसिक, जब मैं एडवांस क्लास में बेसिक पढ़ाऊंगा उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। आपका पढ़ाई बहुत अच्छी चले, धन्यवाद।